Anyway, we are live now. We can start from 4 to 5 minutes. मोहम्मद सलीम, आप एक बार बोलेंगे? मैं वॉइस चेक कर लूँ तो। Okay, ma'am. Hello, am I audible? Hello, ma'am, are you getting my voice? हाँ हाँ, आपका ऑडिबल है। Okay. सो स्टार्ट कर सकते हैं आप। 1-2 मिनट में, 1 मिनट में आप स्टार्ट कर सकते हैं मैम। स्टार्ट करें? यस यस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीवन शैली के इस खास कार्यक्रम सफलता की कहानी में। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सारिम, और आज हमारे साथ है एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वो न सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलीट हैं, बल्कि एक सशक्त महिला
और लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी हैं। उनकी जीत की कहानी संघर्ष, आत्मविश्वास और अटूट हौसले से भरी हुई है। सवालों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक कविता सुनते हैं जो हरियाणा के हिसार में जन्मी उस बेटी के संघर्ष से सफलता तक की पूरी गाथा को बयां करती है, जिसने अपने अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के बलबूते भारत के मस्तक को पूरे विश्व में ऊंचा करने का कार्य किया। और सबसे खास बात तो ये है कि ये मार्मिक और साहसिक कविता स्वयं उन्होंने ही लिखी है। तो शुरू करते हैं कविता। आज पहियों की जिंदगी पैरों से लंबी हो गई, अब भी स्तब्ध हो जाती हूँ, कैसे छोटी सी बच्ची इतना सब कुछ सह गई। बारिश का वो दिन था, मन सुबह से ही नाखुश सा था, फिर लगा गाड़ी में बैठे एक धक्का और जैसे पूरा ब्रह्मांड हिल गया। एक थी जिंदगी नाचती दौड़ती, अचानक आकर थी रुक गई। पूरा परिवार था दर्द में, कोई सह रहा था, कोई संभाल रहा था। कुछ नहीं रहा था पहले जैसा, न देखा था न सुना था वैसा। कोई कहता था मर जाती, कोई कहता मर जाएगी, जानती मैं भी नहीं थी कैसे आगे बढ़ पाऊंगी। शुरू में कुछ समय थी उम्मीद कि सब होगा पहले सा ठीक, पर गंभीर थी चोट रीढ़ की हड्डी की, जिसका न कोई इलाज था और न कोई बूटी। फिर सफर शुरू हुआ पहियों का, जीवन लग रहा था चुनौती सा। धीरे धीरे कुछ हिम्मत की, कुछ हौसलों ने भरी उड़ान और करने लगी नई जिंदगी का निर्माण। समय तो लगता है पर सब ठीक हो जाता है, पंख बन गए हैं ये पहिए अब और पूरे कर रही हूँ लक्ष्य सब। तो आइए स्वागत करते हैं भारत की गौरव, एशियन गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट एकता भयान जी का। मैम, आपको ये जानकर अत्यंत खुशी होगी कि जीवन शैली एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पूरी तरह स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्वाइवर्स के द्वारा संचालित किया जाता है। और पिछले 1 साल से हम लोग निशुल्क रिहैबिलिटेशन का कार्य निरंतर करते आ रहे हैं और अभी तक हमने 400+ लोगों की इस संबंध में मदद भी की है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि आज आप अपने स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्वाइवर्स के परिवार में आई हैं और हम सब मिलकर आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो प्रश्नों का सिलसिला मैं शुरू करूं। बिल्कुल मोहम्मद सलीम, बिल्कुल आप स्टार्ट कीजिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने ये मेरी कविता से इंट्रोडक्शन दिया। अक्सर लोग मेडल्स गिनवाते हैं या अचीवमेंट्स गिनवाते हैं, पर वो एक पार्ट ऑफ आइडेंटिटी है। पर इस कविता में मैं कहूंगी मेरी पूरी आइडेंटिटी है। दैट इज द यस कंप्लीट मैम। रिफ्लेक्शन ऑफ माई स्टोरी, माई जर्नी। ये हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मैम, पहला सवाल मेरा यही है कि आपने जिस तरह जीवन को नए मायनों में जिया वो हम सब के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। हम जानना ये चाहेंगे आपसे कि आपके जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई और अब तक के सफर को आप शब्दों में कैसे व्यक्त करती हैं उस कविता के परिप्रेक्ष्य में, जो कविता बहुत ही मार्मिक कविता थी जो किसी के दिल को झंझोड़ सकती है। तो उस कविता के परिप्रेक्ष्य में आप अपनी जीवन गाथा थोड़ा सा बताएं हम। जी, तो मैं आपसे ये साझा करना चाहूंगी कि मेरा जन्म हिसार हरियाणा के एक छोटे से शहर में हुआ है। और मैं एक मेरे घर के पास में जो स्कूल था वहां से मैंने LKG से लेकर +2 तक की पढ़ाई एक ही स्कूल में की। और डॉक्टर बनने का ख्वाब था मेरा। मैंने 12वीं अपनी मेडिकल स्ट्रीम से कंप्लीट की, लेकिन डेस्टिनी को कुछ और मंजूर था। और जब मैं 18 वर्ष की थी मैंने +2 कंप्लीट ही की थी। तो मैं दिल्ली जा रही थी मेरे एग्जाम के लिए ही, तो तब मुझे एक रोड एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी की चोट लगी। और उससे पहले मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि रीढ़ की हड्डी की चोट क्या होती है। और उससे पहले मैंने किसी को देखा नहीं था कि कोई व्हील चेयर यूजर को मैंने कभी किसी पब्लिक प्लेस पे या कहीं भी नहीं देखा था, कहीं भी टीवी पे या न्यूज़पेपर में, कहीं भी मैंने किसी व्हील चेयर यूजर को नहीं देखा था। तो जैसा कि मैंने कविता में लिखा कि चोट बहुत गंभीर थी और जिसके बारे में पता बिल्कुल नहीं था। और कुछ ये भी हुआ कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो हमारे देश में जैसे ये एक बहुत बड़ी कमी है कि पैरामेडिकल सर्विसेज नहीं थी, नहीं है अब भी।
और जैसे ही मेरी चोट लगी तो आसपास के लोगों ने मुझे ऐसे ही, 4 लोगों ने मेरे चारों लिम्स पकड़ के बगैर मेरी गर्दन को सपोर्ट किए हुए तो मुझे उठाया और किसी गाड़ी में ना ले जाकर मैं एक ऑटो से किसी पास के क्लिनिक में लोग मुझे लेकर गए। सो तो उस वजह से भी डैमेज हुआ। और फिर एक सरकारी अस्पताल में गए जहाँ पे मैंने 4-5 दिन व्यतीत तो किए, पर उन्होंने मुझे क्या, मेरी फैमिली को ऐसा बोला गया था कि मतलब शी विल नॉट सर्वाइव, कोई चांस नहीं है इसका बचने का। तब मेरे को ट्रैक्शन लगा दी गई थी। जैसा कि आप जानते होंगे कि कुछ वजन हमारी गर्दन से लटका दिया जाता है। तो तब फिर वहां 5 दिन व्यतीत करने के बाद हमें इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर का पता लगा। और फिर वहां मेरा 9 महीने रिहैब चला, मेरी 3 सर्जरीज हुई। तब मुझे पता लगा मुझे गर्दन पे चोट है। मेरी डिसेबिलिटी क्वाड्रिप्लीजिया है। क्वाड्रिप्लीजिया का अर्थ है कि मेरे लोअर लिम्स कंप्लीटली पैरालाइज्ड हैं और अपर लिम्स पार्शली पैरालाइज्ड हैं। तो धीरे धीरे स्टार्ट हुई जर्नी, जो कि बहुत कठिन थी, बहुत टफ थी मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। बट जैसा कि जीवन शैली कर रहे हैं कि उस समय में भी जो पीयर काउंसलिंग ने मुझे सपोर्ट किया, कि जैसा वो अस्पताल भी मेजर एचपीएस आलूवालिया द्वारा चलाया जा रहा था, उस समय में शिवजीत सर थे वहां पे पीयर काउंसलर इंडियन स्पाइनल में, उन्होंने हमें सपोर्ट की, बड़ा सपोर्ट किया, गाइड किया। तो पीयर काउंसलिंग से मुझे एक रे ऑफ होप मिली कि यस, जिंदगी अब भी मुमकिन है इन पहियों पर भी। पर मैं ऐसा भी नहीं कहूंगी कि एक दिन मैं सुबह उठी अचानक और मैंने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। मुझे लगता है किसी भी और अन्य व्यक्ति से ज्यादा समय मैंने लिया उस चीज को एक्सेप्ट करने में, उस चीज से बाहर निकलने में। पर जो सबसे ज्यादा बदलाव मेरे जीवन में आया वो था पढ़ाई। तो मुझे जब भी मैं किसी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन से मिलती हूँ तो मेरे लिए मेरा पहला क्वेश्चन यही होता है कि आप अपनी पढ़ाई जरूर पूरी पूरी कीजिए, अगर आप उस एज में हैं या इंजरी की वजह से आपकी पढ़ाई छूट गई थी। तो मुझे मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट वही लगती है कि जब मेरे जैसे लोग मुझसे प्रेरित होकर अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं या अपना गेम स्टार्ट करते हैं। और मैं बड़े प्राउडली कहती हूँ कि मैंने, मेरी वजह से या मैंने गाइड करके बहुत से लोगों को पढ़ाई के लिए दोबारा मोटिवेट कर पाई मैं, और उन्होंने अपना करियर किया। ना कि सिर्फ करियर, अपनी स्टडीज कंप्लीट की, बट जॉब भी प्राप्त की, और वो आज आत्मनिर्भर। थैंक यू मैम। मैम, आपकी जर्नी सुनकर मतलब बहुत अच्छा लगा हम लोगों को, और इससे रिलेटेड भी कई सवाल हम लोगों के पास हैं। अभी इसको विस्तार से हम लोग हर सवाल को लेंगे। तो मैम, दूसरा सवाल मेरा यही था कि आपने इसको कवर ही कर लिया कि जब 2003 में एक ऐसा हादसा आपके साथ होता है जिसने जी एक तरह से पूरी जिंदगी को बदल के रख दिया। जैसे एक बच्चा जी। होता है, वो शुरुआत करता है जिंदगी की, वैसे ही लगभग हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद। तो मेरा सवाल यही था कि उस समय आप कैसे खुद को संभाली, मतलब आपको कैसे एक मोटिवेशन मिला कि हमको कुछ आगे करना है। क्वेश्चन बिल्कुल अभी आपका इरेलेवेंट नहीं हुआ है, बेशक मैंने पिछले क्वेश्चन में कुछ जवाब दिया। क्योंकि जब वो रिहैब का समय शुरू हुआ, कि जब मुझे पता लगा ये इंजरी है, और शुरू में तो हर किसी को लगता है कि इतनी मेहनत करेंगे, अब हम जितनी पढ़ाई में मैंने मेहनत की थी 12वीं तक, मुझे लगा था मैं फिजियो में इतनी मेहनत करूंगी कि फिर से चलूंगी। तो वो बहुत ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होती है कि नहीं, इतनी फिजियो करनी है कि चलना है। तो जब 9 महीने के बाद भी कुछ वॉकिंग वॉकिंग तो दूर की बात, मतलब जैसे मेरा रिहैब कंप्लीट हुआ तो फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। तो मुझे बड़ा सरप्राइजिंग लगा था, अच्छा मुझे व्हील चेयर पे जाना पड़ेगा। तो स्वीकार, तो मतलब आप समझिए मेरा रिहैब हो गया था, तब तक भी उतनी मैं एक्सेप्टेंस नहीं आई थी मुझ में कि यस, आई कैन कंटिन्यू ऑन माई व्हील चेयर माई लाइफ, आई कैन कंटिन्यू माई लाइफ ऑन माई व्हील चेयर। सो दिस वॉज समथिंग कि उसको समय लगा। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब पहली बार मैं फिजियोथेरेपी रूम में गई, तब मुझे वो छोटे छोटे वुडन ब्लॉक्स उठाने के लिए कहा गया। वो हार्डली 5 या 10 ग्राम के होते होंगे, मुझसे वो नहीं पकड़े गए। और मुझे इतना सरप्राइजिंग लगा, तब मुझे एहसास हुआ कि एग्जैक्टली मेरी चोट कितनी डीप है। और ऑफ कोर्स खाना खाने में दिक्कत थी, बैठने में दिक्कत थी, और सब कुछ फीड ही किया जाता था। बट फिजियो ने बहुत स्ट्रेंथ दी कि धीरे धीरे बैठने की क्षमता बढ़ी। और पीयर काउंसलिंग की वजह से मैं कहूँगी इतना, जो सारा ध्यान, मैं ये और भी लोगों से कहना चाहूंगी कि शुरू की इंजरी होती है, शुरू शुरू में तो हम बहुत पूरा ध्यान, अपनी एनर्जी, टाइम, मनी सिर्फ इसी में लगा देते हैं।
और इस वजह से हम दूसरे पहलुओं पर बिल्कुल नजरअंदाज कर देते हैं। और अभी मेरे को कई बार ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिनको इंजरी है, जो अपने जीवन के शुरू शुरू के 5 5 6 6 साल या 10 10 साल यहाँ वहाँ ट्रीटमेंट करवाने में, या इस रे ऑफ होप में कि हम चलेंगे। तो मुझे एक बड़ी अच्छी बात कही थी वहां पे एक पेयर काउंसलर ने कि आपकी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, बट आप अपना साथ ही साथ जो काम कर रहे थे वो भी कंटिन्यू कीजिए। तो ये मैं आप सबसे भी कहना चाहूंगी, अगर आपकी आपका जो भी रूटीन था इंजरी से पहले, ट्राई टू गेट बैक टू दैट रूटीन। और फिजियो चल रही है, इंप्रूवमेंट आ जाएगी। फिजियो को आप ऐसा ना रखें कि सब कुछ अपना उसी पे लगा दें, और यहाँ वहाँ हकीम के चक्कर में, स्टेम सेल के चक्कर में, वैद्य के चक्कर में हम बहुत से अपनी टाइम, एनर्जी और हेल्थ खराब करते हैं। बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि वो वैद्य के पास जाके इधर उधर जाके, मतलब उनको स्किन की इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि बेड सोर्स एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो एक राइट गाइडेंस पीयर काउंसलिंग से सबसे इंपॉर्टेंट है स्किन केयर। तो मैं भी आप सभी से ये अनुरोध करूंगी कि आप खुद का और अन्य किसी भी स्पाइन कॉर्ड इंजर्ड पर्सन से मिल रहे हैं तो उन्हें सबसे पहले बताइए कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ गुड स्किन केयर रूटीन। बहुत जरूरी है गुड स्किन केयर रूटीन। अगर आपको कोई समस्या बेड सोर की होगी तो समझिए रीढ़ की हड्डी की चोट से आपका जीवन नहीं रुकेगा, पर बेड सोर की वजह से आपका जीवन रुक जाएगा। तो आप हाँ जी। सभी, आज मुझे इंजरी के 21 22 ईयर्स हो गए हैं, बट स्टिल आई एम ऑलवेज प्रायोरिटाइज। सबसे इंपॉर्टेंट पहलू जो है वो आपका स्किन केयर रूटीन होना चाहिए। इसमें ऑब्वियसली। आपको कोई भी केयरलेसनेस नहीं बरतनी, चाहे वो रेगुलर ऑयलिंग है, चाहे वो पूर्ण पोजीशन में सोना है, चाहे वो एक राइट कुशन यूज करना है, चाहे वो पुशअप्स लेने हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट स्किन केयर रूटीन। उसके बाद ही आप अपने जीवन के किसी और पहलू पे फोकस कर सकते हैं, जब आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल में, एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन में। यस। मैम, अगला सवाल मेरा ये है कि एक्सीडेंट जब आपका होता है तो उसके बाद जो है आपकी लाइफ में परिवार हो, दोस्त हो या फिर समाज हो, इन लोगों जी का क्या योगदान रहा? आपको किस तरह का सपोर्ट इन लोगों से मिला? देखिए, मैं बहुत भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को, बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट हूँ मैं कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरी फैमिली ने बहुत ज्यादा सहयोग किया। 9 महीने मैंने अस्पताल में बिताए, तो वो 9 महीने मेरे साथ थे। तो वैसे तो हर बच्चे को अपने पेरेंट्स की जरूरत होती है, पर एक अगर डिसेबिलिटी आपको हो जाती है, वो भी अगर क्वाड्रिप्लीजिया की मैं बात करूँ, तो आपकी निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है अपने परिवार पे। तो परिवार की तरफ से मैं बहुत, मुझे सपोर्ट मिला जब मुझे खुद भी कुछ उम्मीद की किरण नहीं लग रही थी, या मैं अपना ही कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी थी। जैसे कि एक्सीडेंट के बाद फिर से पढ़ाई करना, मुझे लगता था कि ये लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं पढ़ाई करूं, चाहे वो पीए काउंसलर थे या मेरी फैमिली थी। वो कहते हैं कि अब हिसार जाकर घर जाकर तो पढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो मुझे लगता था हाउ दिस कैन बी पॉसिबल, ये मुमकिन ही कैसे है, या ये सोच भी कैसे सकते हैं। तो इस स्थिति में जब बंदा खुद कुछ नहीं देख पाता, उस समय आपको सपोर्ट सिस्टम की बहुत जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो व्यक्ति एक न्यूट्रल हिसाब से आपको वो चीजें दिखा सकता है जो आप एक डिसअपॉइंटमेंट में या एक चीज को ओवरकम करने में इतनी एनर्जी लगा देते थे कि हम कोई और पॉजिटिविटी देख नहीं पाते। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू हैव दैट सपोर्टिंग फैमिली। और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली ने भी बहुत मेरे पेरेंट्स को सपोर्ट किया। बट अगर मैं बात करूँ सोसाइटी की, तो वो कुछ ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि बहुत एनकरेजिंग थिंग थी। मतलब ऐसी स्थिति आ गई थी कि मेरा लोगों से मिलने का मन नहीं करता था। जैसे इंजरी होती है तो लोग मिलने आते हैं, तो बहुत से लोगों ने बहुत नेगेटिव सी बातें की, जो अरे अब तो ये अपने परिवार पे बोझ बन गई है, बर्डन बन गई है, अब इसका क्या होगा, इसका क्या भविष्य होगा। और जब मैंने पढ़ाई स्टार्ट की तो मेरे माता पिता को कहा जाता था कि पढ़ाई क्यों करवा रही हो, ये क्या कर लेगी पढ़ाई करके। पहली बात तो ये पढ़ाई नहीं कर पाएगी, दूसरी बात कर भी लेगी तो क्या इसको नौकरी मिल जाएगी। तो बहुत ही नेगेटिव बातें, कुछ मेरे सामने कुछ मेरे पीठ पीछे ऐसी ऐसी हुई, जिससे मैं कहूंगी कि मुझे एहसास हुआ कि मेरी चुनौती सिर्फ मुझ तक सीमित नहीं है। एक ये सोशल चैलेंज भी मुझे आने वाले समय में फेस करना पड़ेगा। तो दिस वाज अ बिग चैलेंज सामाजिक तौर पे। और दोस्तों की भूमिका ऐसा है कि आ, कुछ ऐसे दोस्त भी थे जो इंजरी से पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, शायद उनसे उतना संपर्क नहीं रह पाया बाद में। बट फिर कुछ ऐसे फ्रेंड्स आए जो कि लाइफ लॉन्ग फ्रेंड्स हैं, आज भी फ्रेंड्स हैं, और उनका बहुत इंपॉर्टेंस है जीवन में, और उन्होंने उस कठिन घड़ी में मेरा बहुत सपोर्ट किया। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दोज पीपल। और
अब मेरे पास एक अच्छा सोशल सर्कल है और अच्छे दोस्त हैं। तो अ, जब आप अपनी जीवन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, बाहर निकलते हैं, तो दोस्त भी बन जाते हैं। तो अक्सर देखने में आया कि डिसेबल्ड लोगों के सोशल सर्कल उतना नहीं हो पाता। तो उस स्थिति में हमें भी थोड़ा सा प्रयास करने चाहिए कि थोड़ा बाहर निकलें। और अब तो ऑनलाइन हम इतने लोगों से जुड़ सकते हैं कि किसी भी राय मशवरे पे हम हमारे ऐसे ग्रुप्स हैं कि हम गाइडेंस ले सकते हैं। इसको अगर मैं शॉर्ट में निपटाऊं इस आंसर को, तो कुल मिला के आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट दैट मुझे हर पहलू पे मुझे सपोर्ट मिला। चाहे वो कॉलेज में टीचर्स का था, कॉलेज में फ्रेंड्स का था, घर पे परिवार का। मैम, बहुत अच्छा लगा ये जान के। और आपने समाज के ऐसे लोग जो हमें डिमोटिवेट करने का काम करते हैं, उन्हें आपने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया, वो बहुत अच्छा लगा। उस आपकी समय तो मैं नहीं अचीवमेंट। बोल पाती थी, बोल शायद अब भी यस उतने मैम, से। आपकी अचीवमेंट। हाँ, जी। बट यस, आप एक अंग्रेजी में कहावत है कि योर एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और यस मैं ये कहूंगी कि मैं इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी और मुझे इतना पता भी नहीं था कि मैं भविष्य में क्या करने वाली हूँ। तो मुझे मतलब मैं कहूंगी जो मैंने सबसे गलत चीज खुद के साथ की कि कुछ समय के लिए उनकी उन बातों पे बिलीव मुझे भी हो जाता था कि यस अब तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई है। तो हमें उस नेगेटिविटी को बिलीव नहीं करना है कि आपको जो कहा जा रहा है दैट इज नॉट योर रियलिटी, दैट इज नॉट द ट्रूथ ऑफ योर लाइफ। हमारी ट्रूथ, हमारे फैक्ट जीवन का वो हम ही बता पाएंगे आने वाले समय में हमारी मेहनत से। कोई अगर दूसरा व्यक्ति आपको बता रहा है कि ये आपके जीवन की वास्तविकता है, तो वो आपके जीवन की वास्तविकता नहीं हो सकती। तो इस दिशा में यही है कि उस नेगेटिविटी से बचने के लिए जितना हो सके अपना फोकस पॉजिटिव चीजों में लगाइए और समय के साथ हाँ उन्हें जवाब मिल जाए। मैम, आई एम वेरी श्योर कि जितने लोग हम लोग को देख रहे होंगे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे होंगे आपकी इन बातों से। बीइंग अ क्वाड्रीप्लेजिक, आपने मतलब एक एक तरह से आपने एक चमत्कार करने का कार्य किया। और जब जब से हम लोगों को ये पता चला कि आपके साथ इंटरव्यू है, आपके साथ वार्तालाप होना है, तो हम लोग काफ़ी उत्साहित थे इस मीटिंग को लेकर के। मैम, अगला बिल्कुल सवाल मोहम्मद, मेरा। मोहम्मद जी। सलीम, मैं भी बहुत ये एक ऐसा पहलू है कि मैं सच में उस दौर से गुजरी हूँ या उस मैं चैलेंज को जानती हूँ कि एक डिसेबल्ड पर्सन की व्हील चेयर यूजर की क्या जीवन है। तो किसी भी रूप में अगर हम सहायता कर पाए किसी भी व्यक्ति की, तो शायद वही हमारे जीवन की उपलब्धि सबसे बड़ी होगी कि हमारे जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में हम बदलाव ला श्योर मैम, बहुत अच्छे विचार आपके। मैम, सवालों की कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगला मेरा सवाल यही था कि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्वाइवर्स के जीवन में रिहैब की कितनी ज़रूरत होती है। और आपके लाइफ में स्पेशली रिहैबिलिटेशन ने किस तरह से भूमिका निभाई। आप मतलब इतना आगे बढ़ी तो उसमें रिहैब की क्या भूमिका रही। देखिए, रिहैब तो कोई भी लाइफ चेंजिंग इवेंट होता है आपके जीवन में, तो रिहैब की हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। चाहे वो मानसिक स्तर पे है, चाहे वो शारीरिक तौर पे, अगर हमारी डिसेबिलिटी ऐसा लगता है कि हम फिजिकली डिसेबल्ड हो गए हैं, पर मेंटली भी हमें बहुत सहयोग की जरूरत होती है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए अगर लाइफ चेंजिंग इंसिडेंट होता है कोई, तो बहुत उपयोगी रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एक रिहैब का होना। बट हमारे देश में रिहैब सेंटर्स की बहुत कमी है। और आज से 21-22 साल पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस टाइम तो किसी को पता ही नहीं था रिहैब सेंटर नाम की चीज क्या होती है। सिर्फ एक यही अस्पताल था जो एक स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन को रिहैब दे रहा था। एंड मैं ये कहूंगी कि बहुत महंगा, जो कि एक मिडिल क्लास या कोई भी आमजन इतनी आसानी से उसका खर्चा वहन नहीं कर सकता। तो और इंजरी का अगर मैं इस बात करूं स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की, तो ये एक ऐसे ज्यादातर केसेस उस तबके से आते हैं जो किसी वाइट वॉश पेंट करते हुए, छत से गिरने से, कंस्ट्रक्शन के टाइम से, तो ऐसे उस वर्ग से आते हैं जो कि इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं होते। तो उस तबके के लिए तो बहुत ही मुश्किल है एक ऐसा रिहैब फॉलो कर पाना जो कि उसकी पहुंच से बाहर है। तो अब ये खुशी होती है कि समय के साथ अवेयरनेस आ रही है और कुछ ऐसे रिहैब सेंटर्स खुले हैं जो कि बहुत नॉमिनल प्राइस पे या आपके एक ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड को देखते हुए इवन फ्री ऑफ कॉस्ट भी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है और जीवन शैली का भी इसमें मैं बड़ा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी कि आप इस दिशा में अपना कार्य कर रहे हैं। और रिहैब अगर नहीं होता तो मुझे तो यही नहीं पता होता कि मेरे डिसेबिलिटी का क्या क्या असर है।
शायद मुझे वो मेरी डिसेबिलिटी समझने में 2 3 4 साल लग जाते हैं समझने में, और जो उसकी प्रॉब्लम्स आती है उसको सॉल्व करने में तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो जब रिहैब है हमारे पास तो हम आ, एक हमें लोगों से, डॉक्टर से, फिजियोथेरेपिस्ट से ये जानकारी मिल सकती है कि व्हाट एग्जैक्टली आर डिसेबिलिटी इज, और उसके साथ साथ ये भी हमें पता लगता है कि जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं उस दिशा में हमारे क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। और रिहैब का जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये लगता है कि शुरू शुरू में हमारा जो मानसिक एक विचार रहता है वो इस चीज को स्वीकार करने में बहुत समय लगाता है। तो उस स्वीकारता को थोड़ा सा समय पे जल्दी, कि ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, और आत्मनिर्भर बनाने के लिए। मैं क्वाड्रिप्लीजिक हूँ, मैं तो उस दिशा में शायद उतना अटेन नहीं कर पाई, मैं इतनी इंडिपेंडेंट नहीं हो पाई। बट बहुत खुशी होती है वो पैराप्लीजिक्स या इवन कुछ ऐसे क्वाड्रिप्लीजिक्स भी है ऐसे जो बहुत इंडिपेंडेंटली अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो रिहैब की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की पे चोट है। हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिससे हमारी पूरी बॉडी रन हो रही है। तो शायद ही हमारे बॉडी का कोई हिस्सा है जो उसके असर के बगैर मतलब जिसके ऊपर असर ना आया हो। तो हर बॉडी फंक्शन पे असर आता है और आप आत्मनिर्भर नहीं रहते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द राइट रिहैब और राइट टाइम पे भी। और बहुत से मतलब केसेस ऐसे देखे हैं कि उनका बहुत लेट रिहैब होता है, उस वजह से वो बहुत एक सीमित जीवन जीते हैं। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारे देश में वो अवेयरनेस बढ़े कि अगर इंजरी होती है तो उसको सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑपरेट करके घर भेज दो, चाहे उसका 15 दिन का, 20 दिन का, 1 महीने का रिहैब हो, उसको वो एक्सेप्टेंस आए, उसको थोड़ी करियर काउंसलिंग हो, और वो इंडिपेंडेंट बन सके अपने रोजमर्रा की जिंदगी यस मैम। मैम, हम लोग जानते हैं कि लाइफ में एजुकेशन का क्या रोल होता है, और हम लोगों की जानकारी के अनुसार आपने जो है पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश किया, उसके बाद आपने बैचलर्स डिग्री ली एजुकेशन में, और उसके बाद यहाँ आपका चयन तो हरियाणा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के तौर पे भी हुआ था। और इतना ही नहीं, आपने हरियाणा सिविल सर्विस एग्जाम को क्वालिफाई करते हुए वर्तमान में आप असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो इसके रिगार्डिंग हमारा सवाल ये था कि इस चुनौतीपूर्ण स्थिति में जब आप व्हीलचेयर पर आ चुकी थी, तो आपको आगे की जो एजुकेशन थी उसको कंप्लीट करने की प्रेरणा सबसे पहले कहाँ से मिली, या आपके कोई परिवार, या आप सेल्फ मोटिवेट होकर के एजुकेशन को स्टार्ट की? नहीं, सेल्फ मोटिवेट तो बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। कोई मुझे कह रहा था पढ़ाई करो तो मैं कह रही भाई क्या, कौन से दुनिया में हो तुम जो ऐसा सोच रहे हो कि मैं पढ़ाई कर लूं। तो इस दिशा में मेरे मम्मी पापा का बहुत ज्यादा रोल रहा। मेरे पापा ने कहा कि जब मैंने उनके कहा कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैं पढ़ाई करूंगी, मैं तो 15 मिनट बैठ नहीं सकती। बोले तुम एडमिशन लो, तुम एक बार अपने कॉलेज में जाके आओ, एडमिशन लो, मतलब हम चल रहे हैं और एडमिशन लेके आते हैं, फिर देखते हैं जो होगा, तुमने जैसा पढ़ना होगा, जितना पढ़ना होगा। तो ऐसे ही रेंडमली जो वहाँ पे करियर काउंसलर्स थे जो इंडियन स्पाइनल में, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इसका मेडिकल बैकग्राउंड है तो इसको साइकोलॉजी दिलवा दो। और फिर मुझसे पूछा गया, थोड़ी मेरी हिस्ट्री में रुचि थी तो मैंने हिस्ट्री से अपना ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, पर बहुत ही बेमन से और विदाउट एक्सपेक्टिंग, मुझे कोई उम्मीद नहीं थी खुद से। बट लेकिन जब मैं अस्पताल से घर आई तो मुझे लगा, मुझे पढ़ने का मन हुआ कि साइकोलॉजी समथिंग न्यू सब्जेक्ट फॉर मी, तो मैंने पढ़ाई स्टार्ट की अपनी। और पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हाँ, ये वो एक चीज है जो मैं अब भी वैसे ही कर सकती हूँ जैसे इंजरी से पहले कर सकती थी। मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा पढ़ना, और मेरा बहुत फोकस रहा उस पे। और शायद और जितनी डिस्ट्रैक्शंस थी, जितनी नेगेटिविटी थी, उस सब से निजात पाने का भी एक तरीका था कि मैंने अपना पूरा टाइम और एनर्जी अपने पढ़ने पे लगाई। और मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष होता है कि मैंने अपने फर्स्ट ईयर में ही मैंने अपने साइकोलॉजी सब्जेक्ट में टॉप किया। तो उसके बाद मुझे अंदर वो कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, जो एक बहुत इंफीरियरिटी डेवलप हो गई थी इंजरी के बाद से, तो मुझे लगा कि नहीं, अब भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। करना तो मुझे पहले भी पढ़ाई के बलबूते पे ही था, डॉक्टर बनना था। अब डॉक्टर नहीं बनूंगी तो कुछ और पढ़ाई के बलबूते पे करूंगी। बहुत कॉन्फिडेंस आया। और जो हमने पहले बात की समाज की, तो उससे पहले जैसे शुरू के 1 1.5 साल तो मैंने इतनी नेगेटिव, 2 साल तक ऐसी नेगेटिव चीजें मैं लगातार अपने बारे में सुन रही थी, कुछ भी पॉजिटिव सुनने को नहीं मिला था मुझे। और तब मेरे कॉलेज प्रोफेसर ने मुझे कहा था
कि दिस गर्ल इज गोइंग टू मेक वंडर्स। और मुझे इतना सरप्राइज हुआ था, मैंने कहा ये कैसे ये बात कह सकते हैं कि ये लड़की आने वाले समय में बहुत अच्छा कुछ करेगी। उन्होंने मुझे ये कहा था कि दिस गर्ल इज गोइंग टू मेक वंडर्स इन फ्यूचर। तो दैट एंड वाज यू द हैव फर्स्ट। प्रूव्ड दैट। तो ये आपने ये वो पहली, साबित कर दिया। हाँ वो पहली चीज थी जब जो वो पहला एक फ्रेज था मैंने अपनी इंजरी के बाद जो पहली बार सुना था। और उससे बहुत हिम्मत बढ़ी थी मेरी। हालांकि बिलीव तो मुझे कभी नहीं हुआ था, बट मुझे ये लगा था कि हाँ एटलीस्ट मेरी प्रोफेसर्स की नज़र में मैं एक डिसेबल्ड स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया और बहुत कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट ना करते हुए मैंने डे बाय डे अपना जीवन स्टार्ट किया। मैंने फर्स्ट ईयर किया, फिर मैंने सेकेंड ईयर पे अपना ध्यान दिया। कुछ भी लॉन्ग टर्म्स मैंने प्लानिंग नहीं की लॉन्ग टर्म की, सिर्फ अपना शॉर्ट टर्म प्लान किया। हाँ अब एग्जाम की तैयारी करनी है, अब इन टेस्ट की तैयारी करनी है, और ऐसे चलते चलते मेरी ग्रेजुएशन हो गई। उसके बाद मुझे लगा कि अब मुझे कुछ अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करना चाहिए। और उस दिशा में मैं बहुत स्ट्रांग थी, क्योंकि पढ़ाई में मेरा बहुत अच्छा एक जो कहते हैं बेस बन चुका था। पर लेकिन ऐसा नहीं था, वो डगर आसान नहीं थी। उस समय में वो पासपोर्ट साइज फोटो आती थी, एक साथ 20 या 30 शायद। तो हम फॉर्म्स भरते थे तो पापा कहते थे कि शायद इस बार तो इस सेट में काम चल ही जाएगा, 20-30 जो बनवाई है फॉर्म्स भर के नौकरी लगी जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ। मैंने बहुत से एग्जाम्स दिए, भारत सरकार के, हरियाणा सरकार के, और बहुत मुझे कंटिन्यूसली फेलियर्स का सामना करना पड़ा। बट आई डोंट नो कहाँ से वो स्ट्रेंथ आई थी। आई वॉज वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे लग रहा था कि हाँ मैं इस पेपर में 1 नंबर से रही हूँ, 2 नंबर से रही हूँ, तो मैं हताश नहीं हुई। क्योंकि पैरेलल मेरी पढ़ाई चल रही थी, मैं एमए कर रही थी, बीएड कर रही थी, और अपनी तैयारी भी कर रही थी। इन द मीन टाइम मुझे बताया गया कि हरियाणा सिविल सर्विसेज के फॉर्म्स निकले हैं। तो मैंने उसके लिए तैयारी की, 4 साल लगे मुझे। पहले प्रयास में मेरा नहीं हुआ, दूसरे प्रयास में मैंने वो पेपर पास किया। और ये मैं बहुत सुन रही थी कि इसको कौन नौकरी देगा, इसको क्या नौकरी मिलेगी। और जैसे कि हमारे समाज में एक बड़ी धारणा है कि सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। तो मेरी 4 सरकारी नौकरी मिल लगी, और ये मेरी चौथी थी सरकारी नौकरी। और मैं असिस्टेंट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर नहीं हूँ, मैं डिविजनल एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर जिसको बोलते हैं। तो उस एग्जाम को क्वालिफाई करना मेरे जीवन का, मैं कहूंगी, लाइफ चेंजिंग मोमेंट थी। क्योंकि उसके बाद मैंने देखा कि लोगों की आंखों में वो इज्जत, वो परसेप्शन जो थी मेरे को लेकर, मेरी डिसेबिलिटी को लेकर या मेरे परिवार को लेकर, वो एकदम से बदल गई। कि भाई इतनी सीवियर डिसेबिलिटी में इस लड़की ने बगैर कोई फॉर्मल कोचिंग के मैंने घर बैठ के पढ़ाई की, और मैंने इतने एग्जाम्स क्वालिफाई किए। हाँ फेल भी बहुतों में हुई, पर फिर मैंने 2010 के बाद बहुत मेरे पेपर पास भी होते चले गए। तो एजुकेशन ने मुझे बहुत एम्पावर किया, पर्सनल फ्रंट पे और सामाजिक तौर पे भी, एक वो छवि बदलने में। वंडरफुल, आपने बहुत अच्छे से प्रूव किया। मैम, ये एक मैसेज आप क्या देंगी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्वाइवर्स जितने भी अभी जुड़े हुए हैं हम लोगों के साथ, कि जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है और उन लोगों को कैसे अपने कैरी ऑन करना चाहिए पढ़ाई को? देखिए अब अक्सर मेरी जो पहचान बन गई है, तो मुझसे जो संपर्क किया जाता है वो पढ़ाई स्पोर्ट्स को लेके किया जाता है। पर उसके साथ साथ मैं फिर भी सबको कहती हूँ कि आप अपनी पढ़ाई जरूर पूरी कीजिए। क्योंकि पढ़ाई आपको ऐसे पूरी लाइफ के लिए आपको एम्पावर करेगी, सशक्त करेगी, कि आप किसी भी मोड़ पे मार नहीं खा सकते। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंप्लीट योर स्टडीज। स्पोर्ट्स कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मेडल आता है तो सरकार भी आपको हो सकता है नौकरी दे, पर उसके लिए भी क्राइटेरिया है कि आपको इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। तो आप अपनी एजुकेशन जरूर पूरी कीजिए, किसी भी रूप में कीजिए, ऑनलाइन, ऑफलाइन, रेगुलर, कॉरस्पॉन्डेंस, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। पर लेकिन देखिए पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है। और सरकार की पॉलिसीज हैं कि रिजर्वेशन मिलता है, पर अगर मैं बात करूं कि अगर लिटरेसी रेट की, शिक्षा दर की, तो वो सिर्फ 35% है हमारे देश में। और अगर मैं कहूँ महिलाओं की, तो वो तो 30% से भी कम है। और ऐसे ही अगर एम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो 10% लोग ही हम में से ऐसे हैं जो कि किसी एम्प्लॉयमेंट में हैं। और तो इस दिशा में ये है कि हमारे लिए रिजर्वेशन तो है हायर स्टडीज पे, एमए में, पीएचडी में, एमएससी, मतलब या आईएएस के एग्जाम में, एचएस के एग्जाम में। पर कितने प्रतिशत हम में से उस लेवल तक पहुंच पाते हैं कि हम हायर एजुकेशन कंप्लीट करें। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें, उस हायर एजुकेशन तक पहुंचे, उन बड़े बड़े एग्जाम्स की हम तैयारी करें और उन पदों पर पहुंचे। ये नहीं है कि हमने अगर 10वीं कर ली तो हमें
संतुष्ट होकर घर बैठ जाना चाहिए। मैं आप सभी से कहूंगी आप पढ़ाई जरूर करें और एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। बहुत पोस्ट खाली रह जाती है जो रिजर्व होती है डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए। तो और ऐसी बात नहीं है कि हमें टारगेट, जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ तो मेरी पहली नौकरी लग चुकी थी क्लर्क की। और फिर मैंने जब अपना हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की तो सब मुझे कहते थे, ओहो इतना ऊपर उड़ने की क्या जरूरत है, नीचे नीचे एक जॉब मिल गई है क्लर्क की, आपको संतुष्ट होकर बैठ जाना चाहिए। और मैं कुछ समय बैठी भी 5-6 महीने, फिर मुझे लग रहा था कि नहीं मैं तो कुछ और कर सकती हूँ, कुछ और मुझे करना चाहिए। फिर मैंने दूसरे एग्जाम्स की तैयारी करनी शुरू की। तो समाज आपको कहेगा नहीं इतना मिल गया बहुत है, संतुष्ट है तो घर बैठ। नहीं, ऐसा नहीं है। आप ड्रीम कीजिए, बड़ा ड्रीम सोचिए। मैं किसी से पूछती हूँ आपको क्या बनना हो, कहते हैं हम बैंक में क्लर्क लगना चाहते हैं। आप बैंक में क्लर्क क्यों लगना चाहते हैं, आप बैंक में मैनेजर क्यों नहीं लगना चाहते? वही तैयारी है, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो अपने गोल्स थोड़े हाई रखिए, हाइयर गोल्स रखिए। थोड़ी हाई मेहनत करनी पड़ेगी पर वो क्षमता आपके अंदर है। अब हम तो डिसेबल्ड लोग हैं, ऐसा तो होता नहीं है कि हम हर रोज कहीं पार्टी मनाने जा रहे हैं या कोई हमें हर रोज इनवाइट कर रहा है। कितना समय होता है हमारे पास, हम तो बहुत समय है हमारे पास, हम तो बहुत मेहनत कर सकते हैं। तो उस समय का सदुपयोग कीजिए, मेहनत कीजिए पढ़ाई में नौकरी लेने के लिए। तो बहुत सी हायर पोस्ट की जो पोस्ट है वो हायर जॉब्स की वो पोस्ट वेकेंट रहती हैं। तो हमें उतना अपने आप को सक्षम करना है, उतना हमें सक्षम करना है कि हम अपनी जॉब, कोई भी अपने इंटरेस्ट की जॉब अटेन करें। और शिक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज कंटिन्यू कंप्लीट योर स्टडीज। यस मैम। मैम अब दूसरे सेगमेंट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इसमें जैसा कि हम लोग ने जाना कि शिक्षा जगत में आपने कितनी उपलब्धियां हासिल की, अभी हम लोगों ने ये सब चीजें जानी। लेकिन आपने खेल जगत में शिक्षा से भी ज्यादा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। और न केवल हमारे देश भारत में ही बल्कि आपने विदेशों में भी भारत का परचम लहराने का काम किया। तो मैं आपकी उपलब्धियों में गिनाऊं अगर, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2024 में कोबे में आयोजित हुई उसमें आपने गोल्ड मेडल हासिल किया। उसके अलावा 2023 में पेरिस में आयोजित जो हुआ उसमें आपने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। उसके साथ साथ एशियन पैरा गेम्स में भी आपने भारत का डंका बजाया एक तरह से। 2022 के हांगजाऊ एशियन पैरा गेम्स में आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और इसके अलावा आपके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि 2018 का साल रहा, जहां आपने जाकार्ता में एशियन पैरा गेम्स में गोल्ड मेडल लाया। तो जी और इसके अलावा नेशनल लेवल पे आपने कई जो है मेडल्स अर्जित किए। तो ये आपकी उपलब्धियां हैं। इससे रिलेटेड मैं सवाल मेरा ये रहेगा कि खेलों में जाने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, जब आप एजुकेशन में आप इतना अच्छा कर रही थी और आपने बहुत सी चीजें मतलब हासिल कर ली थी, उसके बावजूद आप में खेलों में जाने की प्रेरणा से आई और कब आई? देखिए, इसका श्रेय भी मैं पढ़ाई को ही देती हूँ कि स्पोर्ट्स में आने का मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी। और मुझे लगता था कि बस मैं तो पढ़ाई टाइप की ही इंसान हूँ। और पर यहाँ तक लेके आने में भी शिक्षा का योगदान रहा। जब मेरा ये एग्जाम क्वालिफाई हुआ तो न्यूज़पेपर में मेरे कुछ आर्टिकल्स आए। और तभी मेरे कोच जो है मिस्टर अमित सरोगा, जो कि स्वयं एक क्वाड्रिप्लेजिक डिसेबल पर्सन है, उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा, मुझसे संपर्क किया। और तब मुझे पता लगा, मतलब मुझे पैरा स्पोर्ट्स के बारे में पता था बट मुझे ये नहीं पता था कि सीवियर डिसेबिलिटी क्वाड्रिप्लेजिया में भी ये संभव है। तो तब उनकी डिसेबिलिटी मैंने देखी और उन्होंने मुझे मार्गदर्शन दिया। तब मुझे पता लगा कि हाँ, क्लब थ्रो नाम का एक ऐसा गेम होता है जो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको चारों लिम्स की डिसेबिलिटी है। और फिर मैंने उनके मार्गदर्शन में अपनी तैयारी शुरू की। और ऐसा मैं अब भी पढ़ाई, मेरी जॉब कंटिन्यू है। लोगों को लगता है कि शायद मैं फुल टाइम स्पोर्ट्स ही कर रही हूँ, नहीं नहीं, आई एम स्टिल वर्किंग विद माय हरियाणा गवर्नमेंट। और क्योंकि जब मैं उस जॉब में भी गई हूँ तो उसके भी 6 महीने बाद मुझे लगने लगा था आई कैन डू समथिंग एल्स, मुझे कुछ और भी करना चाहिए। तो जब मेरे कोच के मार्गदर्शन में मैंने ये तैयारी की तो फिर मतलब मैंने भी स्पोर्ट्स को मौका दिया, या स्पोर्ट्स ने मुझे मौका दिया, मुझे ये कहना चाहिए। पर लेकिन शुरुआत मैंने सिर्फ ऐसे ही की थी कि मैं फिटनेस पे काम करूँ अपना, क्योंकि रिहैब के बाद मैंने अपनी फिजियो ज्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं की थी। तो सिर्फ फिटनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, या सिर्फ चलो बहुत पढ़ाई होगी कुछ और करके देखते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने स्टार्ट किया, विदाउट एक्सपेक्टिंग मच। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि भाई मैंने बहुत लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाए थे। हाँ, जो अपॉर्चुनिटी आती रही, चाहे, हाँ ये भी मैं आपसे कहना चाहूंगी
कि ऑलवेज से यस टू द अपॉर्चुनिटीज। कई लोगों के शायद ख्वाब भी इतने बड़े होते हैं, वो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज को भी दरकिनार कर देते हैं। मैंने छोटी जॉब से स्टार्ट किया था, क्लर्क से मैंने टीचर से फिर मैंने एक ऑफिसर का रोल मैंने निभाया। तो ऑलवेज से यस टू द चांस, आपको जो मिलता है। ऐसा नहीं नहीं मुझे तो वही मिलेगा तो मैं स्टार्ट करूंगा। अब मुझसे कई बार कई स्पाइनल इंजर्ड पर्सन कहते हैं कि सीधा कहते हैं मैडम हमने ओलंपिक खेलना है। आप ओलंपिक खेलेंगे, पर आप ये जानिए ओलंपिक तक कैसे पहुंचेंगे, क्या करना होगा आपको। तो एकदम से दूर की बजाय आप पहली सीढ़ी को देखिए, समझिए, पढ़िए और चढ़िए। तो स्पोर्ट्स का बस ऐसे ही शुरुआत हुई थी कि सर के मार्गदर्शन में मैंने अपना गेम स्टार्ट किया, और 2016 के पहले नेशनल में मेरा मेडल आया। और उसमें जो मेरी परफॉर्मेंस थी वो MQS होता है, मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड क्राइटेरिया होता है कि इतना आप जब परफॉर्मेंस करेंगे तो आप इंटरनेशनल के लिए जा सकते हैं। तो मेरे पहले नेशनल में वो आया, उतना परफॉर्मेंस, और फिर मैं इंटरनेशनल जाने के लिए एलिजिबल हुई। उससे पहले मैं मेरे शहर और दिल्ली और चंडीगढ़ सिर्फ 3 जगह पर ही मैं जा पाती थी, वो डॉक्टर्स की विजिट के लिए, फिजियोथेरेपिस्ट की विजिट के लिए, या मेरे एग्जाम्स लेने के लिए, एग्जाम्स देने के लिए। तो तब स्पोर्ट्स ने मुझे वो अपॉर्चुनिटी भी दी कि मैं एक जो मानसिकता थी कि व्हील चेयर यूजर तो घर तक ही सीमित रहेंगे, चलो अब नौकरी मिल गई तो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर चलो। पर लेकिन जब हमारी समाज तक वो मैसेज गया कि यस शी इज एन इंटरनेशनल एथलीट जो देश को रिप्रेजेंट करेगी, तो वो एक बहुत बहुत अच्छी फीलिंग रही। और जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर ने मन की बात में मेरी स्टोरी शेयर की, दैट वाज आल्सो अ बिग बिग प्लेजेंट सरप्राइज फॉर मी कि भाई हाँ, मेरी स्टोरी पूरे देश तक वो एक मोटिवेशन का काम कर रही है। तो स्पोर्ट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको एक आपके एफर्ट्स को पहचान मिली कि हाँ आपने मेहनत की अपने जीवन में, और मीडिया की तरफ से बहुत विजिबिलिटी बढ़ी है। अभी पहले कहीं पे पब्लिक फंक्शंस पे डिसेबल लोगों को नहीं बुलाया जाता था या देखा जाता था, तो अब वो छवि बदल रही है स्पोर्ट्स की वजह से भी। तो एक विजिबिलिटी बढ़ी है कि देखने में आते हैं अब डिसेबल लोग, पहले देखने में ही नहीं आते थे कि कहाँ रहते हैं वो। तो विजिबिलिटी बढ़ी है, विजिबिलिटी के साथ रिकॉग्निशन मिली है और रिस्पेक्ट मिली है। नाउ पीपल आर क्यूरियस, वो जानना चाहते हैं कि हमारे क्या जर्नी रही, हमारे क्या चैलेंजेस रहे, और हम सॉल्यूशन के कैसे पार्ट बन सकते हैं उन सॉल्यूशन। हम ललिता का क्वेश्चन ले एक बार बीच में, मोहम्मद सलीम। यस मैम, यस मैम, आप ललिता प्लीज स्टार्ट योर क्वेश्चन। ललिता जी को अगर अनम्यूट कर सकें तो उनको अनम्यूट कीजिए। हेलो। यस ललिता, हाउ आर यू? हाँ एकता जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल। एक्चुअली मुझे जानना था कि आपकी इंजरी टाइम एंड आपको, जैसे आप घर से बाहर निकले थे तो आपको सपोर्ट कैसे मिला था? और सपोर्ट जी बिल्कुल मेरे हाँ। पेरेंट्स के अलावा मैं कहीं देख भी नहीं पाती थी। मतलब वही मुझे, हमारे पास उस समय में मारुति कार होती थी, और उस मारुति कार में मेरे पेरेंट्स उठा के मुझे बैठाते और अ, वापस चेयर पे शिफ्ट करते, और फिर हम उस चेयर को ऊपर कैरियर पे रखते। मतलब वो जो होता था ना, फिर कॉलेज जाती थी तो मैं सब वहां भीड़ जमा हो जाती थी। तो पीपल यूज टू स्टेयर अलॉट। तो बाहर निकलना तो सिर्फ और सिर्फ मेरे माता पिता की मेहनत से मुमकिन हो पाया। और मेरा भी माइंडसेट ऐसा था कि चलो भाई कॉलेज जाना तो मजबूरी है, कॉलेज तो मैं जाऊंगी, हम्म बट मुझे और कहीं जाना इतना पसंद नहीं था। बट प्रोएक्टिवली मेरे पेरेंट्स ने वो एफर्ट किए कि वो मुझे हम्म किसी शादी के फंक्शन में लेके जाते, या हम्म किसी रिलेटिव के यहाँ लेके जाते। हमारे रिलेटिव्स हम्म भी, वी आर ट्रूली ब्लेस्ड, वो हमें रेगुलरली इनवाइट करते थे कि नहीं एकता को लेकर आओ। तो सीढ़ियां भी होती थी तो मेरे पेरेंट्स उठा के हम्म लेके। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि मैं जब दिल्ली पेपर देने जाती थी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मुझे मेरे राइट्स के बारे में नहीं पता था। मुझे नहीं पता था हम्म कि मुझे ये हक है मेरा कि मैं ग्राउंड फ्लोर पे अपना सिटिंग अरेंजमेंट लूँ। तो बट उस दिशा में भी ऐसा होता था कि अ, मुझसे कहा जाता था कि नहीं, ग्राउंड फ्लोर इज नॉट पॉसिबल फॉर यू नाउ, और आपको फर्स्ट फ्लोर पे ही एग्जाम देना होगा, या इसके हम्म। अलावा अ, आप लॉबी में बैठ के दे सकते हैं एग्जाम। जस्ट अ मिनट।
सो इट वॉज, आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ माई राइट्स, और ऐसे उठा के ही फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक लिया जाता था। तो मेरा तो उस टाइम यही माइंडसेट था कि नहीं, बस पढ़ना है तो वहां जाना है। पर लेकिन मेरे पेरेंट्स की अप्रोच थी कि नहीं, उससे अलग भी हम जहाँ पॉसिबल हो पाएगा हम उसको लेकर जाएंगे। अच्छा, इस बीच में आपको कुछ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आए थे क्या, जैसे मसल लॉस है या पेन है, या मतलब इम्प्लांटेशन का कोई प्रॉब्लम है, इस तरह की कोई फिजिकल प्रॉब्लम्स भी आपके साथ में आए थे क्या? देखिए, मेरे को तो सबसे बड़ा चैलेंज वेदर का ही आया, क्योंकि ओके। क्वाड्रिप्लेजिक डिसेबिलिटी में मतलब सर्दी में और गर्मी में बाहर निकलना बहुत बहुत मुश्किल था। और इस वजह से मतलब मैं बहुत कम बाहर निकल पाती थी। इम्प्लांट की मुझे दिक्कत बहुत लेटर स्टेज पे आई। मैंने अभी 2020 में अपना दो इम्प्लांट थे मुझे, एक यहाँ गर्दन पे और दूसरा नीचे था। वो ओरिजिनल पोजीशन से हट गया था। मुझे फील तो कुछ नहीं हो रहा था कि मुझे क्या दिक्कत हुई है, पर देखने में आ रहा था कि वहां पे उभरा हुआ पार्ट था, बल्जिंग थी। तो हमने एक्सरे करवाया तो वो जो ओरिजिनल प्लेट थी वो, उसके स्क्रू निकल गए थे, उसके पेच निकल गए थे, और वो अपनी असल जगह से खिसक कर दूसरी जगह आ गई थी। तो डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि अब इसका पर्पस तो पूरा हो ही चुका है, आप इसको हटवा लीजिए। तो वो मैंने एक इम्प्लांट अपना हटवा लिया। इम्प्लांट की दिक्कत मुझे काफी लेटेस्ट स्टेज पे है। ललिता जी, अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और जिसका भी जो सवाल होगा लास्ट में हम लेने की कोशिश करेंगे। मैम, अगला सवाल मेरा ये था कि स्पोर्ट ने आपके पर्सनालिटी में जो आत्मविश्वास और व्यक्तित्व, इसको कैसे चेंज किया? आपका स्पोर्ट में आने के बाद जो है आपका आत्मविश्वास और व्यक्तित्व में कैसे निखार आया? ये अगर आप कुछ बोल सकते। देखिए, मुझे तो पर्सनल फ्रंट पे लगता है कि आत्मविश्वास आपके अंदर तब आता है कि एक तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर पाते हैं, और दूसरा अगर आप अपने जीवन से किसी और के जीवन में बदलाव ला पाते हैं, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आता है। एंड हम अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करते हैं, पर हमें साइकोलॉजी में भी सिखाया जाता है कि एक रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल और अटेनेबल ये गोल हमें रखने चाहिए, कि ऐसा हमें अपने जीवन में लक्ष्य रखना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जिसको हम प्राप्त कर सकें, जो रियलिस्टिक हो। ऐसा ना हो कि हवाई के लिए हम बहुत एकदम से डिस्टेंट चीज डिसाइड कर लें। डिस्टेंट ड्रीम्स आर पॉसिबल, बट फॉर दैट आपको छोटे छोटे कदम रखने होंगे, शॉर्ट टर्म गोल्स रखने होंगे। तो स्पोर्ट्स की वजह से आत्मविश्वास ऐसे आया कि जब मुझे लगने लगा कि मैं इतनी सक्षम हूं कि अपने देश को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, मैं सिविल सर्विसेज में एक ऑफिसर की भूमिका अदा कर सकती हूँ। और अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मेरी स्टोरी शेयर कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ छोटे छोटे इंस्टेंसेस से ही वो कॉन्फिडेंस आया। और सबसे अच्छी चीज यही हुई कि मैं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। भी जो मेरे जैसे लोग हैं मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, उनके मुद्दे आगे तक लेके आ सकती हूँ कि भाई हमारे ये चैलेंजेस हैं, आप इसका सॉल्यूशन ऐसे कर सकते हैं। तो आई कैन रिप्रेजेंट माई ग्रुप, माई कम्युनिटी। सो दैट वाज समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। और आत्मविश्वास तो एक दिन से नहीं आता, धीरे धीरे आता है, छोटे छोटे चीजों से आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडल जीत लिया तो मैंने तो आत्मविश्वास आ गया, ऐसा नहीं। शायद फर्स्ट इंटरव्यू में मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाई होंगी, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ता है। जब नेशनल मेडल आया था तब शायद इतना आत्मविश्वास नहीं था, फिर इंटरनेशनल मेडल आया तो थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ा, फिर और बड़े इवेंट्स में मेडल आया तो आत्मविश्वास बढ़ा। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट इज अ स्लो प्रोसेस, एंड समय के साथ आता वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। मैम, मेरा एक सवाल और है कि आप जब स्पोर्ट की ट्रेनिंग कर रही थी तो आपको मतलब क्या क्या बैरियर्स आए? कभी आपको ऐसा लगा कि अब मुझे ये छोड़ देना चाहिए, या फिर ऐसा कोई चैलेंज आया आपके सामने ट्रेनिंग के टाइम? देखिए, ट्रेनिंग में भी कहूँ मैं, या वैसे अब घर में होते हैं तो ठीक है, फैमिली मेंबर्स आते हैं कोई योग आपको शिफ्ट करवाने के लिए और ये सब करने के लिए। तो गेम के लिए तो साथ में आपको फिर 2 या 3 जन चाहिए। आपको गाड़ी में बिठा के लेकर जाएंगे, फिर गाड़ी से शिफ्ट करवाएंगे, फिर मेरी व्हील चेयर से थ्रोइंग फ्रेम पे मैं बैठूंगी, उस पे भी 2 जन चाहिए जो कि स्ट्रांग इनफ हो, कि जैसे पेरेंट्स की एजिंग हो रही है तो ऐसा हर टाइम पॉसिबल नहीं हो पाता कि दे कैन कंपनी में। बट यस, हाँ, उस टाइम में हर समय मेरे पेरेंट्स मुझे ग्राउंड पे प्रैक्टिस के लिए लेके जाते, या जहाँ भी मुझे प्रैक्टिस करनी होती। तो एक तो
और फिर वहां पे मैं थ्रो कर रही हूँ तो वो मुझे क्लब मार्क करके वापस पकड़ाने का काम। तो बहुत डिमांडिंग है स्पोर्ट्स। तो इस स्थिति में हर समय 2 या 3 जनों की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी होना, ये भी एक बड़ी बात है। और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे पेरेंट्स हर समय मेरे साथ रहे इसमें। और इसके साथ साथ देखो, फिनेंशियली भी डिमांडिंग है। अब मैं 2 जन के साथ ट्रैवल करूंगी, तो मेरे को 3 लोगों का खर्चा बेयर करना होगा। तो मुझे लगता है कि मैं शायद स्पोर्ट्स भी इसीलिए स्टार्ट कर पाई क्योंकि मैं रोजगार में थी, मैं जॉब में थी। क्योंकि अगर मैं नौकरी में नहीं होती तो मुझे नहीं लगता मैं स्पोर्ट्स स्टार्ट करती, क्योंकि फिनेंशियली वो डिमांडिंग है कि भाई आप इंटरनेशनली, आपको शुरू के 1-2 टूर्स जो होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए, वो आपको खुद उसका खर्चा वहन करना होता है। तो मैं जॉब में थी तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं स्पोर्ट्स करूंगी और मैं अपने पैसे से जा पाऊंगी, क्योंकि अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि मैं वो डिसीजन लेती अगर मैं नौकरी में नहीं होती, तो कि भाई हाँ, मैं इतने रुपए मैं अपने पेरेंट्स के ऊपर एक बर्डन डाल के और फिर मैं अपना स्पोर्ट्स करूँ। तो फिनेंशियली भी डिमांडिंग है। और उस समय में तो इतना मतलब स्पॉन्सर्स का भी अवेलेबिलिटी नहीं होता था। सो दैट वाज अ चैलेंज, बट मेरी जॉब की वजह से आई कुड टर्न दिस ड्रीम इनटू रियलिटी। Yes, ma'am. मैम अब हम लोग इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। उससे पहले आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, अब क्या क्या आपने ऑनर्स, क्या क्या अवार्ड्स आपको मिले, इसको हम लोग दर्शकों को बताना चाहेंगे। मैम 2018 में आपको नेशनल अवार्ड फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार का एक अवार्ड है। उसके अलावा वर्ष 2019 में गवर्नर ऑफ हरियाणा ने स्टेट अवार्ड से आपको सम्मानित किया। इसके अलावा 2019 में आपने ESPN एथलीट ऑफ द ईयर और 2020 में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एट द स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड से भी आपको सम्मानित किया गया। तो ये सारी आपकी उपलब्धियों से हम सबको आपके ऊपर फख्र है, क्योंकि आप हमारी कम्युनिटी के ही एक सदस्य हैं। मैम अब हम लोग कार्यक्रम के लास्ट सेगमेंट पर आते हैं, और इस सेगमेंट का नाम है तस्वीरें बोलती हैं। कुछ तस्वीरों के बारे में आपने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन फिर से हम लोग चाहेंगे कि उस पर अगर और थोड़ा लाइट आप थ्रो करें तो अच्छा होगा। मैम ये पहली तस्वीर जो स्क्रीन पे हमें दिखाई दे रही है, इसमें तस्वीर में दिख रहा है व्यक्ति जो है आपके दादाजी हैं। जी। और हमारा ये सवाल ये है कि आपके दादाजी से आपका किस तरह का लगाव था, क्योंकि जनरली हम देखते हैं इंडियन सोसाइटी में कि पेरेंट्स से ज्यादा हम लोग ग्रैंड पेरेंट्स से जुड़े होते हैं। तो जी। यही है कि आपके दादाजी का आपसे कैसा आत्मीय लगाव था, और उनका कितना बड़ा योगदान रहा आपको, उन्होंने कभी मोटिवेट किया या फिर उनसे कोई प्रेरणा जो मिली हो, कुछ भी एक कोई इंस्टांस आप अगर शेयर करना चाहें। जी, मतलब अगर मैं कहूंगी कि जो हमारे परिवार में शिक्षा को लेकर इतनी एक फोकस रहा, या मैं कहूंगी कि मैं इतनी फोकस रही मेरे स्टूडेंट लाइफ में कि पढ़ाई की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस वो मेरे दादाजी ने सिखाई। मेरे दादाजी तो खुद तो इतने पढ़े नहीं थे, बट वो गांव से शहर में इसीलिए आए थे कि वो अपने बच्चों को शहर के स्कूल में पढ़ा सके। तो वो जो एक पढ़ाई की इम्पोर्टेंस थी, वो मेरे दादाजी ने हम सब बच्चों के अंदर एक इनकलकेट की। और अ, जो डॉक्टर बनने का ख्वाब था वो मेरा मेरा नहीं, वो इनका भी था। ये भी कहते थे कि हमेशा मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगा के मुझे एड्रेस करते थे। तो इट वॉज वेरी वेरी मोटिवेटिंग फॉर मी एंड मेकिंग मी रियलाइज कि हाँ, कि पढ़ाई की इम्पोर्टेंस है, मेरा ये टारगेट है, मुझे ये अचीव करना है। और फिर इंजरी के बाद भी उन्होंने कभी ऐसा प्रतीत नहीं होने दिया कि सिचुएशन गंभीर है। हमेशा अच्छे मजाक में और अच्छी बातें करते थे, और जिससे हमें लगता था कि यस, एनवायरनमेंट इज वेरी लाइवली हैप्पी। तो अ, बहुत हम मिस करते हैं हमारे दादाजी को, एंड उनकी बहुत बड़ी भूमिका है हमारी परवरिश में। मैम हम उम्मीद करते हैं कि हर इंसान को ऐसे ही दादाजी नसीब हो, जो उन्हें बिल्कुल। पढ़ाई के प्रति मोटिवेट कर सकें। हाँ, स्ट्रिक्ट भी बहुत मैम थे। जी। मैम दूसरी तस्वीर अब हमारे सामने जो आ रही है, उसमें आपके कोच हैं, और आपके कोच हैं आदरणीय अमित सरोहा सर। जी। तो अमित सरोहा सर का आपके स्पोर्ट करियर में किस तरह का योगदान रहा, या मैं तो आपने इसको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन थोड़ा सा और अगर आप लाइट
शुरू करें तो। देखिए, अमित सरोहा जी मेरे कोच हैं, पर मैं तो ये कहूंगी कि ये सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुझे ही गाइड किया और इस चीज के लिए परस्यू किया कि मैं अपना स्पोर्ट्स करियर स्टार्ट करूं। बहुत से लोगों को इन्होंने मदद की, हर रूप में मदद की, चाहे वो आर्थिक रूप से है, चाहे वो गाइडेंस के रूप से है। और रूरल इंडिया से ऐसा नहीं है कि भाई शहर में तो हमें डिसेबल लोग देखने को मिल जाते हैं, तो उनके पास तो फिर भी थोड़ी शायद अपॉर्चुनिटीज होती है। जो हमारे ग्रामीण एरिया से इन्होंने बहुत से बच्चों को उठाकर और उनको उस लेवल तक लेकर गए। और धर्मवीर उनमें से एक है। सर धर्मवीर को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी स्विमिंग पूल में गिरने से। और सर उसके घर गए, पास ही के गांव में वो रहता था, तो उसको मोटिवेट किया, उसको लेकर आए ग्राउंड तक। और उसने अभी हाल ही में पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। तो सिर्फ मैं और धर्मवीर ही नहीं, और भी बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, रिंकू हुड्डा है और सुनील फोगाट है, अमित बालियान है, जिनकी बहुत इन्होंने मदद की है और अब भी कर रहे हैं। सो ये बहुत से लोगों के लिए, मैं तो कहूँ सिर्फ पैरा के लिए नहीं, एबल के लिए भी प्रेरणा स्रोत है कि कैसे खुद भी इन परिस्थितियों का सामना करते हुए हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। जी। मैम, अब तीसरी तस्वीर की तरफ हम चलते हैं। और तीसरी तस्वीर जो हमारे सामने आ रही है, उसमें आप देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से मुखातिब हो रही हैं। जी। मैम, एक पैरा खिलाड़ी के रूप में जब हम बिस्तर पे पड़े होते हैं एक एक्सीडेंट के बाद, और फिर इतना लंबा सफर तय करने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री से सीधे मुखातिब हम होते हैं, तो वो पल कैसा आपके लिए रहा? और आपको आपने क्या बातचीत की? अगर कॉन्फिडेंशियल बातचीत नहीं है तो थोड़ा आप शेयर कर सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी से मिलने का सिलसिला 2018 से स्टार्ट हुआ, जब मेरा एशियन गेम्स में मेरा गोल्ड मेडल आया था पहला। तो जी। लेकिन उससे पहले हमारे गेम्स हुए अक्टूबर 2018 में। लेकिन उससे पहले उन्होंने जुलाई के मन की बात का जो एपिसोड था, उसमें उन्होंने मेरी स्टोरी शेयर की। और वो मैं कहूंगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे प्रधानमंत्री जी स्टोरी शेयर करेंगे मेरी, और पूरा देश उसको सुनेगा। तो फिर जब मैं प्रधानमंत्री जी से मिली अक्टूबर 2018 में, तो उन्होंने मुझे पहचाना, उन्होंने एकता बोलकर मुझे एड्रेस किया। सो ये बहुत बड़ी गर्व की बात थी मेरे लिए। और उसके बाद हम पैरालंपिक खेल के आए टोक्यो। उसके बाद हमारी मुलाकातें हुई, उन्होंने बहुत हमें फेलिसिटेट सम्मान दिया। और अभी हाल ही में एशियन गेम्स जो 2023 में हुए थे, उसके उस समय की ये तस्वीर है। और सर हमसे पूछ रहे हैं कि कैसी रही परफॉर्मेंस। तो मैंने इनको कहा था कि इस बार तो ब्रॉन्ज मेडल आया है, गोल्ड मेडल नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, खिलाड़ी हारता नहीं है, खिलाड़ी या सीखता है या जीतता जी। मैम, नेक्स्ट तस्वीर हम लोग लेते हैं। अगली तस्वीर जो है, उसमें आप तिरंगे के साए में और गले में है। स्वर्ण पदक पहनी हुई हैं। तो जी। मेरा सवाल तो ये है कि ये तस्वीर कब की है? और एक जी। खिलाड़ी के रूप में आपको कैसा, या कोई भी खिलाड़ी हो, उसे कैसा महसूस होता है कि जब उसकी व्यक्तिगत उपलब्धि की वजह से भारत का झंडा ऊपर लहराता हो? देखिए, ये तो सबसे सबसे सम्मान की और गर्व की बात है। और हर किसी का ये हर खिलाड़ी का ये सपना होता है। और मैं तो हमेशा वेट करती हूँ इस मोमेंट की, कि बस जल्दी से मेडल आ जाए। मैं पहला काम झंडे के साथ फोटो क्लिक करवाने का है। तो ये 2023 की फोटो है। स्वर्ण पदक तो नहीं है, ये ब्रॉन्ज मेडल है मेरा क्लब थ्रो में। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विथ माई परफॉर्मेंस, क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस पर्सनल बेस्ट रही थी। तो मेरे लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, एंड आई वॉज सेटिस्फाइड विथ माई परफॉर्मेंस। एंड तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाना तो हमेशा पहला काम होता है, कि हाँ तिरंगे के साथ बस इवेंट हुआ तो भाई कोई बस जल्दी से हमें तिरंगा पकड़ा दो, क्योंकि इट इज समथिंग बियॉन्ड वर्ड्स है ये चीज को एक्सप्लेन करना। मैम, हरियाणा की बेटियों ने समय समय पर ये साबित करके दिखाया, और अब मुझे हमें लगता है कि आप हरियाणा की जाबाज बेटियों में सबसे जाबाज हैं, कि इस परिस्थिति में भी आपने देश को दिखाया। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को दिख करके दिखाया। मैम, अगली जी। तस्वीर की तरफ हम बढ़ते हैं। अगली तस्वीर बेहद भावुक कर देने वाली तस्वीर है, कि जब एक पिता और एक बेटी दोनों बैठे हुए हैं,
और हर बेटी के जीवन में पिता एक मजबूत स्तंभ होता है। हम जानना ये चाहेंगे कि आपके जीवन में आप पापा की भूमिका कितनी खास रही। और दूसरा सवाल इसी में रहेगा हमारा कि आप समाज के उन लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी जो बेटियों को बोझ समझते हैं और यहाँ तक कि बेटियों को जन्म से पूर्व ही मारने का कुत्सित प्रयास भी किया जाता है। अगर मुझे एक शब्द में किसी कहना है कि भी सब मेरे जीवन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी रही, तो वो मेरे पिताजी की, मेरे पापा की रही। उन्होंने ही मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट किया, मुझे उस अंधेरे में से निकाल कर लेकर आए। और मेरे पापा की फेवरेट लाइन है कि कुछ भी, जैसे पढ़ाई शुरू करने से पहले या कुछ भी करने से पहले, तो जैसे अगर मैं उस कंफ्यूजन में या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में होती हूँ, तो वो हमेशा कहते हैं कि करके देखते हैं, लेट्स सी, कि करके देखते हैं, फिर जो प्रॉब्लम्स आएंगे उसको हम फेस करेंगे। तो पहला काम जो हमारे वश में है वो है कोशिश करना, वो ट्राई करके देखते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हम पहले ही घबरा कर बैठ जाएं। तो हर बहुत समय समय पर ऐसी ऐसी परिस्थितियां थी कि मुझे लगता था कि अब कैसे, तो पापा ने कहा चलो करके देखते हैं, पढ़ाई करके देखते हैं, एग्जाम दिल्ली जाना है चलो जाकर देखते हैं, कोई बात नहीं, 2 मंजिल चेयर चढ़ानी है चढ़ा कर देखते हैं। तो बहुत बहुत बड़ी भूमिका मेरे पिताजी की है मेरे जीवन में, और मैं कहूंगी कि वही मुझे यहाँ तक ले आए। ये उन्हीं की मेहनत है, मेरे मम्मी पापा की। बिकॉज मैं इतनी कभी कॉन्फिडेंट या इतनी स्ट्रांग नहीं रही कि मैं ये सब कर पाऊँ। तो मेरे माता पिता की सबसे ज्यादा भूमिका है इसमें। और बेटी को बोझ तो खैर हमारे देश में समझा जाता है, और अगर वो बेटी डिसेबल्ड है तो उसको और भी ज्यादा समझा जाता है। तो यस, वी कैन सेट द राइट एग्जाम्पल्स। आप किसी को कितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे, बट व्हेन वी हैव दैट राइट एग्जाम्पल्स इन आवर सोसाइटी कि भाई हाँ ये चीजें संभव है, लड़की भी सब कुछ करके दिखा सकती है। या अभी एक मैं डेटा पढ़ रही थी, उसमें था कि अगर बुजुर्ग लोग जो अस्पताल में जाते हैं उनमें से 80% के साथ उनकी बेटियां होती हैं, उनको जो डॉक्टर को दिखाने के लिए लेके आती हैं। तो इट इज ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज द गर्ल चाइल्ड हु सपोर्ट देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। तो और समय बदल भी रहा है, ऐसा नहीं है कि अब ऐसा पहले जैसे धारणाएं रही हैं। समय बदल रहा है, उन लड़कियों को भी ना ही मौका दिया जा रहा है आगे बढ़ने का। सो स्थिति बदल रही है, और मैं आशा करती हूँ आने वाले समय में और भी बेहतर होगी, जिससे क्योंकि हर फ्रंट पे गर्ल्स आर एक्सेलिंग, बहुत अच्छा कर रही है, तो दे आर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू द सोसाइटी। मैम, पूरी बातचीत जो थी उस पे मैं एक पंक्ति के माध्यम से कहूंगा कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। आपकी जो लाइफ की पूरी जर्नी रही है वो हौसले पे ही डिपेंड रही है। और आपके पिताजी आपके सबसे बड़े मार्गदर्शक रहे हैं। और हरिवंश जी की पंक्तियां मुझे याद आ रही हैं कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई उसमें सुधार करो। और जब तक न सफल हो तुम, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़ न भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैम, आज आपसे बातचीत करके हम सब ने यही सीखा कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अगर हिम्मत हो तो हर मंजिल पाई जा सकती है। आपने बिल्कुल। न केवल देश का नाम रोशन किया, बल्कि आपने सारी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सर्वाइवर्स के लिए भी आप एक अद्भुत और एक सशक्त प्रेरणा का माध्यम है। और आज हमारी पूरी जीवन शैली की टीम इस मुलाकात के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थी। तो जाते जाते आखिरी सवाल हम ले रहे हैं आपसे कि आप हमारी पूरी जीवन शैली टीम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी और साथ ही साथ दिव्यांग साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी। देखो, जीवन शैली तो एक शब्द में कहूंगी तो चेंज मेकर, जो हमारे समाज में जो चेंज लेकर आ रहे हैं। हम जैसे लोग चाहते हैं कि चेंज आए, और जीवन शैली उनमें से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो चेंज लेकर आ रही है, जो उसका बहुत बड़ा माध्यम बन रही है उस चेंज को लेकर आने के लिए। तो बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं, और इवन धन्यवाद भी कि आप लोग इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, और उस भाव से कर रहे हैं कि सिर्फ हमें सेवा भाव से ही वो आप उसको कर रहे हैं। सो हम बहुत ग्रेटफुल हैं पूरी कम्युनिटी इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस भी रूप में अगर मैं आपकी मदद कर पाऊँ और सेशंस लेने में, या किसी 1-to-1 को गाइड करने में, तो ये मेरा भी सौभाग्य होगा। चाहे
वो स्पोर्ट्स से संबंधित हो चाहे वो करियर से संबंधित हो। तो मेरी बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं। और जो स्पाइनल कॉर्ड इंजर्ड पर्सन हैं उनको मैं ये संदेश देना चाहूंगी कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप इंजरी होने से पहले उम्मीद रखते थे खुद से। इट जस्ट दैट कि आपको उस नेगेटिविटी से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, और अपना एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, खाना पीने का, स्किन केयर का करने के साथ साथ मेहनत से एवरीथिंग इज पॉसिबल। देयर इज नथिंग जो आप अचीव ना कर पाए, चाहे वो अकेडमिकली है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे है, चाहे वो स्पोर्ट्स के तौर पे है। एवरीथिंग इज अटेनेबल, सारी चीज अचीव की जा सकती है। मुश्किलें तो हैं, मुश्किलें हैं, उनसे कोई हम डिनाई नहीं कर रहे, बट उन मुश्किलों को भी ओवरकम करने की क्षमता हमारे अंदर है। थोड़ा राइट सपोर्ट मिले, राइट मार्गदर्शन मिले, तो दे कैन ऑल्सो बी डेल्ट विद इन अ पॉजिटिव वे। तो फोकस, मतलब मैं कहूंगी कि सॉल्यूशन फोकस्ड माइंड होगा, प्रॉब्लम फोकस्ड माइंड ना हो। प्रॉब्लम अब गिनने लगे तो बहुत सी प्रॉब्लम है, उनको गिनते रहो गिनते रहो गिनते रहो। हाँ, उनको सोच के फिर सॉल्यूशन की तरफ काम करो। दो तरह के माइंड है, प्रॉब्लम फोकस्ड, एक सॉल्यूशन फोकस्ड। तो सॉल्यूशन फोकस्ड माइंड के साथ सॉल्यूशन करने की सोचिए कि किस रूप में हम उसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। और मदद मांगने में बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। किसी भी, मैं अगर कहीं जा रही हूँ, स्टेयर्स है, मैं तो किसी भी रैंडम पर्सन को बोल के कि प्लीज हेल्प कीजिएगा चेयर चढ़वाने में, तो बहुत 99% बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है, लोग मदद भी करते हैं। तो मदद लेने में भी कोई ऐसा आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। और जब आप एक कदम लेंगे तो आपके साथ कदम से कदम मिलाने वाले भी आ जाएंगे, आपकी मदद करने वाले भी हर रूप में। सो आपको कोई नहीं रोक सकता, हम खुद ही हम अपने आप को रोक लेते हैं। बट हमें वो कदम एक बार उठाना है और अपना कुछ अचीव करके दिखाना, हमारा लक्ष्य को प्राप्त जरूर करना है। बस अपने आप को घर तक सीमित मत रखिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टेप आउटसाइड, घर से बाहर निकलिए, करियर बनाइए, एक सोशल लाइफ आपकी भी होनी चाहिए। तो स्पोर्ट्स कीजिए, स्पोर्ट्स ना भी कर पाए तो फिटनेस पे जरूर काम कीजिए। घर पे 2 किलो के डंबल्स लेके डंबल्स थेराबैंड्स कीजिए, क्योंकि हमारी टेंडेंसी होती है वेट पुट ऑन करने की। तो फिटनेस पे भी हमें काम करना तो दोस्तों, आज की ये खास गुफ्तगू यहीं तक थी। मन तो बहुत है कि आगे सवालों का सिलसिला चलता रहे और मैम जितने अच्छे से हम लोग को समझा रही हैं उनका गाइडेंस मिलता रहे, लेकिन समय की पाबंदी की वजह से कार्यक्रम को हमें यहीं रोकना होगा। और मैम, आपका एक बार फिर से हमारी पूरी टीम का की तरफ से दिल से शुक्रिया कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और हम सबका मार्गदर्शन किया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरे को भी आकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू आपको कैसे लगी हमें ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और हमारे साथ जुड़े रहें और मिलते रहें ऐसे ही रियल लाइफ स्टार्स के साथ। जीवन शैली से संपर्क करने के लिए हमारे नंबरों पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारी टीम हर संभव आपकी मदद करने का प्रयास करेगी। और इस कार्यक्रम का समापन जो है दुष्यंत जी की 2 पंक्तियों के साथ मैं करूंगा और सबसे विदा लूंगा कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस मुझे कार्यक्रम एक में जुड़ने। क्वेश्चन आया था शायद किसी का टेम्परेचर को लेकर ना, तो मैं उसमें जी कहना जी। चाहूंगी कि आज भी वो मेरे डे टू डे लाइफ में बहुत बड़ा बैरियर है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। तो इस स्थिति में मैं हमेशा एक गीला तौलिया अपने पास रखती हूँ, और वो गर्दन पे और सिर पे रखती हूँ। तो अगर पंखा भी चल रहा है तो उससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है, वो गीला तौलिया रखने से। और पंखा चल रहा है तो थोड़ा ठंड में वो कन्वर्ट हो जाता है। और मैं एसी का प्रयोग कम करके कूलर का प्रयोग ज्यादा करती हूँ, क्योंकि अगर बाहर निकलना होता है तो फिर वो उतना ही मुश्किल हो जाता है उस वेदर में सरवाइव करना। तो जब बहुत एक्सट्रीम सर्दी गर्मी स्टार्ट होती है तो मैं कूलर का उपयोग ज्यादा करती हूँ, एसी बहुत कम, बहुत ज्यादा कम। तो और हाँ हाँ, मैं मतलब 4-5 महीने मेरे हाथ में आप तौलिया, गीला तौलिया हमेशा मेरे हाथ में रहता है। और इसके अलावा एक स्प्रे बॉटल होती है, वो मेरे लिए थोड़ा कैरी करना मुश्किल होता है, क्योंकि मुझसे वो स्प्रे प्रेस नहीं होता, साथ वाले पर्सन को ही करना पड़ता है। तो स्प्रे भी मैं रखती हूँ, पर वो कम रखती हूँ, पर एक गीला तौलिया हमेशा मेरे साथ रहता है। और सर्दियों में तो देखिए बहुत ज्यादा वुलन्स पहनने पड़ते हैं, और हीटर्स का उपयोग करती हूँ, उसी से मैनेज हो पाता है। और
धूप में बहुत बहुत ज्यादा बैठती हूँ, जितना संभव हो पाता है धूप में बैठती हूँ। और देखिए क्योंकि शिवरिंग इतनी ज्यादा होती है कि शायद आपको 4-5 लेयर्स उसकी पहननी पड़े। और अगर ज्यादा ठंड है तो ये सजेस्ट भी किया जाता है कि बाहर आप ना रखें, ना जाए। बट अगर घर में हीटर वगैरह चल रहा है तो उसकी भी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड है वो हीटर पे अपना पाँव ही सेक रहा था और उसको सेंसेशन नहीं थी, उसने अपना पैर ही जला लिया। या बहुत बार हम ऐसा देखते हैं कि आग जलाकर बैठ जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता सेंसेशन का, बर्निंग का, तो वहां से स्किन भी जल जाती है कई बार आग के पास बैठने से। तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए हर मुमकिन संभव प्रयास यही किया जा सकता है कि सर्दी में वुलन्स और गर्मी में थोड़ा गीला तौलिया या पानी की बोतल आप साथ रखें। ओके। तो मैम हम लोग कार्यक्रम को यहीं अंत करें, अगर आपकी अनुमति हो तो इस कार्यक्रम को अंत किया। थैंक यू मैम एवरीवन एंड बेस्ट विशेस टू एवरीवन। थैंक यू मैम। रिकॉर्डिंग स्टॉप।